आज मिलन हो गया है यहाँ पे हमारे सेशन के थ्रू। विपुल, आर वी ऑल सेट? ओके, सो इट्स गोना टेक 30 सेकेंड्स। तब तक मैं अपने सारे पैनलिस्ट से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का सेशन ज्वाइन करके। ओके ओके, ऑल सेट। सो अब मैं चाहता हूँ कि हमारी टेक्निकल टीम वो वीडियो प्ले करे जो कि हमने आज के सेशन के ऊपर बनाई है। जहां पर इन्होंने स्वच्छ भाषा अभियान चलाया है, किस तरह से भाषा की जो विद्रूपता है, जो गंदगी है, उसको साफ किया जाए। क्योंकि तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 ओपीडी चल रही हैं। एक स्टेडियम है जिस पर बिस्तर लगे हुए, लेकिन क्लोजअप में ये नहीं दिखाया जाता है कि उस बिस्तर के बगल में ऑक्सीजन की पाइप है कि नहीं। वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए। Surajpal Amuk, be quiet. Keep quiet. Understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. Why? Don't open your mouth. Why? Quiet. Who are you? Because you've spoken too much. Who are you? What? रिया के काले चाकू के सामने फिर सुशांत। Was Riya making allegations against Priyanka to sour the relationship? मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या है रिया के डी गैग का राज? सुशांत सिंह की मौत मामले में उठे सवालों ने अब एक अलग एंगल ले लिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा। आज का आर पार, टीम बीजेपी वर्सेस टीम कांग्रेस। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई हमारी टीम ने एंड एक बार मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को देख के हम सबको समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक होने वाला है ऑन द रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन रखने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहूंगा। हिंदुस्तान की जीडीपी अभी तक सबसे ज्यादा गिरी, जो कि पहुंच गई नेगेटिव में 23.9%। उसके साथ पूरी कंट्री के अंदर फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। बेरूत के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। उसके साथ साथ 2 करोड़ लोगों ने कोविड के लॉकडाउन के चक्कर में अपनी नौकरियां खो दी। एंड उसके साथ कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन सारे जितने भी प्राइम चैनल्स हैं, जितने भी अच्छे खासे दिग्गज चैनल्स हैं, उनके ऊपर 30 डिबेट डिस्कशंस में से 27 डिबेट के डिस्कशंस सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से यही है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस क्यों नहीं दे रहे और हम सिर्फ ऐसे ही टॉपिक्स के आसपास क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी टीआरपी मिलती है। शोभना मैम, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। अरे प्रियदर्शन जी है, प्रताप जी है, पशुपति जी, इनसे शुरू करो। एंकर से क्यों शुरू कर रहे हो? आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। हम आप प्रियदर्शन जी से प्रियदर्शन जी शुरू करें, फिर हम प्रताप जी पे आएंगे। देखिए, देखिए अब शोभना जी का आदेश है और आप लोगों का आग्रह है तो मानना पड़ेगा। देखिए, सच है कि मतलब मीडिया बिल्कुल बीमार है, लेकिन ये बीमारी मीडिया की नहीं है। ये बीमारी उस समाज की है जिसकी कोख से ये मीडिया निकला है। आप ध्यान दें तो पिछले 2-3 दशकों में जो हम लोग बहुत समृद्ध और संपन्न लोग हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत पैसे आए हैं, बहुत नई कारें आई हैं, बहुत सारे चमचमाते पुल आए हैं, लेकिन हम पहले मिडिल क्लास लोग थे, अब कंज्यूमर क्लास हो गए हैं। हमें सब कुछ सिर्फ कंजम्पशन के लिए चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। रिया का मरना, सुशांत की मौत भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। और जो चीखने चिल्लाने का मामला है, भीतर से खोखले होते समाज हैं, खोखले होते लोग हैं। हमने शब्दों की अहमियत खो दी, हमने चुप्पी का भी मर्म खो दिया।
एक दौर था, मुझे याद है एनडीटीवी में जहां मैं काम करता हूँ, शुक्र है वहां ऐसी चीख चिल्लाहट नहीं होती। हम सच भी बोलते हैं तो बहुत मध्यम आवाज में बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने चैनल का प्रवक्ता नहीं, उसमें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मृत्यु की खबर को पहले हम बड़ी शालीनता से पेश करते थे, उसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाते थे। जीवन का अभ्यास है, किसी ने सिखाया नहीं। किसी की मौत हो जाती है, हम उसके घर जाते हैं, चिल्लाने नहीं लगते हैं कि अरे तुम्हारी माँ गुजर गई, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। दोस्त के कंधे पे हाथ रख देते हैं और एक पूरी की पूरी भाषा अपने आप को संप्रेषित कर लेती है। आज वो भाषा हम खो चुके हैं समाज के रूप में, और उसी बीमार समाज का नुमाइंदा ये मीडिया है, जिसके हम ये सारे उदाहरण देख रहे हैं इस तरह की सुर्खियों में। तो एक मोटी बात तो ये है। ओके सर, आपने एक बात बोली इसके अंदर, एक मिनट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप बात बोली समाज बीमार है। सर, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट एंड बीइंग अ यूथ, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबका यही कहना है कि हम आजकल टीवी पे न्यूज चैनल्स देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो एक ही न्यूज को बार बार नमक मिर्च लगा के दिखाते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। और वो लोग बहुत अच्छे पोर्टल्स के ऊपर न्यूज देखना पसंद करते हैं जहां पे बहुत फैक्ट बेसिस के ऊपर न्यूज है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समाज बीमार है, मुझे तो लगता है कि यूथ और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। नहीं, मुझे दूसरी बात लग रही है। मतलब चूंकि जो टीआरपी के आंकड़े हमारे पास आते हैं, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के आंकड़े हमारे पास आते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलने वाले तमाम तरह के ग्रुप्स पे मैं देखता हूँ, ये सच है कि नौजवानों का एक तबका है जो निश्चय ही, जिसमें आप तमाम लोग शामिल हैं, जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मीडिया को बीमार कह पा रहा हूँ, जिसकी वजह से 30 में 3 बहस कम से कम जीडीपी या दूसरे सवाल पे हो रही है। लेकिन वो बड़ा अल्पसंख्यक तबका है। वो अच्छा, उस तबके का संकट दूसरा है कि हमारे समाज में धीरे धीरे जिसको हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, इतिहास की, समाजशास्त्र की, राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पीछे छूटती जा रही है। आज का पूरी पढ़ाई का मोटो है कि अब 12th कीजिए, कोई कंपटीशन निकालिए, यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आईआईटी कीजिए, एमबीए कीजिए और किसी नौकरी में लग जाइए। तो पता चलता है कि आपके पास, मतलब जीडीपी की बात करते हैं, कायदे से जीडीपी कैसे काउंट होती है आपको पता ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो, मतलब एक नकली कंसर्न वाला मामला भी होता है कि ना हम तो रिया को नहीं देखते, हम जीडीपी को देखते हैं। लेकिन जीडीपी होती क्या है, जीडीपी कितने साल से काउंट की जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक किताब है जिसमें कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने 2 चीजें दी, सिर्फ एटम बम और जीडीपी। उसके पहले दुनिया में जीडीपी का कंसेप्ट नहीं था, और जीडीपी कोई बड़ी, मतलब वो एक बड़ा मानक है, लेकिन अर्थव्यवस्था की खुशहाली का मानक नहीं है। मैं उसके बाद, खैर वो इकोनॉमिक बहस हो जाएगी दूसरी। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने गहराई में जाना छोड़ दिया है। हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका है, वो ठीक है टीवी नहीं देखता है, लेकिन वो यूट्यूब वीडियो पे क्या देख रहा होता है, वो सारी रात जाग कर किन चैनलों पे जाता है, तो क्या फुटेज उसके पास आते हैं, जो पूरा का पूरा एक सर ऐसा नहीं है। गहराई, अगर आप गहराई की बात कर रहे हैं तो आजकल अगर हम अपने न्यूज चैनल्स देखें तो वो सुशांत और रिया के व्हाट्सएप चैट तक पहुंच चुके हैं, और गहराई में जाएं तो वो मैं इसमें आना चाहूंगी। मैं आना इसलिए चाहूंगी कि मैं बहुत हद तक सहमत हूँ जो प्रियदर्शन जी कह रहे हैं। हमारी बहस का मुद्दा ये है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि धीरे धीरे बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये कोशिश की गई है कि मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो दे। इसके लिए सिर्फ मीडिया, एडिटर्स, एंकर्स या प्रोड्यूसर्स जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए बहुत हद तक वो लोग भी, वो दर्शक भी जिम्मेदार हैं जो हमें देख रहे होते हैं। अब जब टीआरपी की, जैसा कि प्रियदर्शन जी ने जिक्र किया, जब टीआरपी आती है तो हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चैनल जो कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आक्रामकता दिखा रहा है और एक ऐसी खबर पर है जिसकी कोई रेलेवेंस समाज के लिए नहीं, तो उसकी टीआरपी आती है। फाइनली एट द एंड ऑफ डे हर बिजनेसमैन को अपना चैनल चलाना है। तो ये तो अगर दर्शक भी डिसाइड कर ले कि हम इसको नकार देंगे तो शायद बाकी सारे चैनल्स जो है वो उस चीजों पर, मुद्दों पे बात करने लगेंगे जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। एज ए समाज, एज ए दर्शक, एज ए मीडिया हाउस हम सब जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ तक पहुंचे तो हम क्यों पहुंचे। ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत है कि आप खबरों की विश्वसनीयता को खत्म कर दीजिए, क्योंकि मीडिया जो है वो एक वो स्तंभ होता था जो सोच को,
जो विचार को प्रभावित करता था। अब किसकी साजिश रही इसमें कोई एक नहीं है। फिर वही बात, प्रताप जी शायद मुझसे सहमत होंगे, बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत हम लोग के ऊपर वो है कि हम उसमें खराब होते चले जा रहे हैं। क्यों प्रताप जी और प्रियदर्शन जी या पशुपति जी? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेंशन करा कि ऑडियंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड यूट्यूब चैनल के बीच में बात हुई थी, तो कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो कि टीवी से हटके अब यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं, एंड वहां पे वो लोग फैक्ट्स और फिगर्स वाली न्यूज दिखा रहे हैं, जो कि कई न्यूज चैनल से अच्छी भी है, एंड लोग उन्हें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सर ने हमसे पूछा था कि बच्चे रात रात भर क्या देख रहे हैं। सर, बच्चे रात रात भर आजकल यूट्यूब के ऊपर न्यूज देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब के ऊपर चीजों के रिव्यूज देखना पसंद करते हैं। इवन बीइंग एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट, मैं भी चाहता हूं कि मैं यूट्यूब के ऊपर खुद की एक गलतफहमी में दूर करना चाहूंगा कि मैं अपने नौजवानों को कहीं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि बीमारी हम तमाम लोगों के भीतर, ऐसा नहीं कि जो 20, 25 और 30 साल के लड़के हैं वही ये कर रहे हैं, ये 40, 50 और 60 साल के बूढ़े भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वो एक पूरी प्रवृत्ति है और उसमें बहुत छोटा तबका है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आप जिन न्यूज चैनल को देख रहे हैं उनकी रेटिंग देखिए, उनके व्यूअरशिप देखिए, आज देखिए कि कौन कौन से वायरल वीडियो हैं, आप ट्रेंडिंग वीडियो देखिए, पता चलता है कोई मूर्खतापूर्ण एक बयान दे देता है, वो लाखों में वायरल हो जाता है। कि वायरल वीडियो कौन से सही न्यूज चैनल का आता है। मैं जिस न्यूज चैनल, फिर सॉरी मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ, हम टीआरपी में शुरू के 10 चैनल्स में नहीं आते हैं, और जबकि हमें हर तरह का समर्थन हासिल नहीं है, सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसको लगता है ये लोग तो सच बोल रहे हैं। बट सर अब तो न्यूज चैनल भी बायस्ड हो गए सर, बट अब तो न्यूज चैनल ही बायस्ड हो गए हैं। बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है ये। प्रताप जी आप भी चर्चा में आइए, पशुपति जी आप भी। मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा इसमें, एक चीज में ये जोड़ना चाहूंगा कि एक चीज, चूंकि सब नए लोग हैं तो एक मैं संदर्भ दे रहा हूँ 2001 का, और आप लोग ये जानिए और समझिए कि मीडिया का बहुत छोटा रोल होता है। ये आप लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने बना दिया कि वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ समाज ने चूंकि आदर दिया, लिखने पढ़ने इस कामों का आदर था, अदरवाइज मीडिया का समाज के संचालन में इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, 2001 में इलाहाबाद में कुंभ था, 2001 के इलाहाबाद के कुंभ में जब कुंभ खत्म होने वाला था तो तुरंत भूज में भूकंप आ गया। सारे टीवी चैनल्स दिन भर दिखा रहे थे कि ये शाही स्नान हो रहा है, ये सबके वहां पे ओवी वैन लगी थी 2001 में, अब से 20 साल पहले सबका पूरा सेटअप लगा था। सब मीडिया के जानकार, सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से अब इसको खत्म करो, अब चलो यहाँ से खत्म। और सारे के साथ चूंकि मीडिया चला गया तो साधु चले गए, मीडिया चला गया तो प्रशासन चले गए, मीडिया चला गया तो वहां सब कुछ उजाड़ हो गया, जो व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई। उसके बाद वसंत पंचमी का स्नान था, सबने माना कि मेला इस साल उजड़ गया। जो हमको फोन करता था मुझसे कहते थे मेला अब तो गया, भुज में भूकंप आया, सब उठ के वहां चला गया। जब मेला, जिस दिन वो बसंत पंचमी का स्नान था, उस दिन वहां पे जो लोग थे वो, उस वक्त जो लोग आए वो 1.5 करोड़ लोग आए। यानी वो लोग जो मीडिया देख के तय नहीं कर रहे थे कि हमको वहां जाना है या नहीं जाना है, वो जो मीडिया देख के अपने फैसले नहीं बना रहे थे। तो ये जिन चैनल्स को लगता है कि चिल्ला चिल्ला के वो पूरा देश बदल देंगे, उनका अपना काम कारोबार चल सकता है, उनके अपने रोटी रोजगार चल सकते हैं, उन 2-4 एंकर्स का तात्कालिक लाभ हो सकता है। क्योंकि वो जो एंकर है, एक कोई एंकर मान लीजिए या कोई जर्नलिस्ट है, उसको लगेगा कि मैं ये यहाँ तक गिर के दिखा रहा हूँ, देखो मेरा कितना नाम बना। एक दूसरा आ जाएगा, बोलेगा आओ अब मैं तुमसे गिरने की लिमिट तय करता हूँ, वो उनसे ज्यादा गिरेगा और वो आगे आ जाएगा। तो ये इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है। मीडिया का रोल प्रभावी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनंत स्पेस में है और पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। मीडिया को अगर प्रभावी बनना है तो उसे भी जिम्मेदार बनना होगा, और उसी जिम्मेदारी के लिए शायद हम ये बहस कर रहे हैं। और शायद ये बहस इसी तरह की बहसें होनी जरूरी हैं
कि ताकि ये बात कुछ आगे तक जाए। बिकॉज सर हमें आजकल ये लग रहा है कि मीडिया लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, मीडिया अपने लिए काम कर रहा है, अपने चैनल के लिए काम कर रहा है। ये बात है हमारे लिए, वी एज अ इंडियन सोसाइटी। आप इसमें ये देखिए, ये हमेशा से ऐसे था, हमेशा से। ये जो हमें जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को जो बता दिया जाता है कि स्वर्ण काल था पत्रकारिता का, मतलब मैं, आप ये बताइए 1947 के बाद 47 के बाद 77 तक सारे अखबारों के जो, अगर कोई आर्काइव में जाए, कोई रिसर्चर होगा वो देखे, तो जो लीड छपती थी, जो प्रधानमंत्री कहते थे वो लीड छपती थी, प्रतिपक्ष के नेता का बयान बड़ा छपता था। सारे बड़े संपादक, जो पुराने संपादकों की किताबें हैं, बहुत कम संपादक थे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, बहुत कम संपादक, ज्यादातर जो बड़े संपादक थे, नामधारी संपादक थे, वो सब नेहरू जी से अपनी करीबी, इस तरह से वो अपने को वो पेंट करते थे। तो बहुत सारे लोग थे। प्रतिरोध की आवाजें हमेशा से कम रही हैं, जैसे प्रदर्शन जी ने कहा कि वो आवाजें कम रही हैं, लेकिन प्रतिरोध की आवाज हर जगह रही है। अगर आप ये मानेंगे कि जो लोग सत्ता के साथ हैं वही मीडिया है, जो सत्ता के साथ हैं वही सच है, तो ये थोड़ी ज्यादती होगी। बट सर ये ह्यूमन नेचर है सर, ये ह्यूमन नेचर है। मैं जो देखूंगी मैं उसको समझूंगी, और एक तरीके से मीडिया वही आपको समझा रहा हूँ कि आप ये भी समझिए कि सच सिर्फ उतना नहीं है जितना हम देख रहे हैं। हमारी आंखों का विजन 6x6 है, हम बहुत थोड़ी दूर तक देख पाते हैं। सर आप एक पॉइंट बताइए कि सुशांत और रिया के चैट्स में क्या था, या उसने कौन सा ड्रग्स लिया, वहां तक मीडिया पहुंच गई। आप इन्वेस्टिगेशन देखिए, सीबीआई से पहले मीडिया की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पीएम केयर फंड कहाँ गया वो किसी को पता नहीं चला। वहां तक मीडिया क्यों नहीं पहुंच पाई? सब कुछ पता है सना, सबको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है, ये बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं पैनल में, कहीं ना कहीं सहमत होंगे, सबको सब कुछ पता है। लेकिन वो जो एक रणनीति की तहत, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रही हूँ, दर्शकों को क्या अच्छा लग रहा है, दर्शकों को खबरें जो है वो एक सीरियल और एक एंटरटेनमेंट चैनल और एक फिल्म के रूप में अच्छी लगने लगी मैम। इसके स्वाद बदला है। अब उसको वो दूरदर्शन को पहले ही नकार चुका था। अगर खबरों में दिलचस्पी दर्शक को होती तो दूरदर्शन को देखता हो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बीइंग एज अ व्यूअर, मीडिया की भी ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि दर्शक का टेस्ट बदल गया है। और कुछ ऐसी बातें, जैसा कि प्रताप जी भी जिक्र कर रहे हैं, कि सत्ता के साथ खड़े होना, सत्ता के विरुद्ध खड़े होना, समय बदल गया। हर जो चैनल है, पहले पत्रकार चलाते थे, अब बिजनेस हाउसेस चलाते हैं। ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आइए पशुपति जी, और पैसा सबको कमाना है, वो बिजनेसमैन सम बन के नहीं खड़ा होना चाहता है। हम पत्रकार भले खड़े होना चाहते हो, उनको पैसा कमाना है। जी पशुपति जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो तरह की जिंदगियां होती हैं। एक रंगकर्मी भी मैं रहा हूं लंबे समय तक, और एक पत्रकारिता की भूमिका में भी मैं रहा हूं। तो रंगकर्म में जब हम मंच पे जाते हैं तो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, और मंच पर हमारी एक अलग शख्सियत होती है। वो एक अभिनेता के तौर पे हम उसको उपलब्धि मानते हैं। अब जो दुर्भाग्य से अब पत्रकार भी इस दोहरी जिंदगी का आनंद लेने लगे हैं। ऑन स्क्रीन उनका एक चरित्र होता है और ऑफ स्क्रीन उनका एक चरित्र होता है। दूसरी बात जो अभी प्रियदर्शन सर ने भी कही कि हम एक तमाशा जो हम क्रिएट करते हैं, और एक जो टीआरपी की लड़ाई है, उस टीआरपी की लड़ाई में शायद ही कोई ऐसा खेल होता होगा जिसके अपने कोई मानक नहीं होते होंगे, कोई फॉल्स नहीं होते होंगे कि ये अगर आप करेंगे तो ये फॉल प्ले माना जाएगा, इसको नेगेटिव मार्किंग होगी। ये टीआरपी ऐसा तमाशा है जिसमें सारी पॉजिटिव मार्किंग है। आप जितना तमाशा कर ले जाएं, जितने लोगों को जुटा ले जाएं, जैसे येन केन प्रकारेण, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप, और इस तरह से हम एक खूनी प्रतिस्पर्धा जो है उसकी ओर जाते हैं। वो माने एक हमारी जो मूल आदिम प्रवृत्ति है, एक हिंसक आदिम प्रवृत्ति है, उसको हम तुष्ट करते हैं। और उसको ये जिस तरह से मुर्गों की लड़ाई होती है, उसी तरह बौद्धिक बैलों की लड़ाई, मैं इसको कहूंगा टीआरपी को, जो हम कर रहे हैं, और ये समाज उसका आनंद ले रहा है।
सर समाज की एक बात चीज नहीं कहना चाहूंगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट मेरे को बोलने दो। मैं आपकी विकास इसमें बस एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि पशुपति जी ने बड़ी बात कही है। जब फिल्में बनती हैं तो वो समाज के हिसाब से उनकी स्क्रिप्ट, उनकी पेशकश और उनका तरीका सब बदलता जाता है, क्योंकि समाज का आईना कही जाती है। तो वो सेम चीज न्यूज चैनल्स पे भी अप्लाई होती है। हमारा समाज पिछले कुछ सालों में बट चुका है, चाहे वो एंटी मोदी हो चाहे वो प्रो मोदी हो, हम बटे हुए हैं। तो जो वो बटे हुए हैं वो मीडिया में भी आ रहा है। वो सोच हमारी, पहले हम इतने मुखर नहीं थे। हो सकता है कि मैं मनमोहन सिंह को या मोदी को पसंद ना करती हूँ, लेकिन मैं वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को टीवी पे नहीं रखती थी एज ए एंकर। लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि तरक्की का पैमाना बदल चुका है। प्रियदर्शन जी कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज मैं कहता हूँ प्रियदर्शन सर, आप बिल्कुल। जैसे कि आप सबने कहा कि ये रणनीति है, क्लिक बेट करना, ये हेडलाइन ट्रेंडिंग भी जरूरी है क्योंकि ये लोगों को जाता है। बट पीछे रिया चक्रवर्ती के ऊपर हेडलाइंस के थ्रू ये कितनी एजम्पशन वाली एलिगेशन लगी कि लोगों ने उसे गिल्टी प्रूफ होने से पहले गिल्टी मान लिया। जब वो कैमरामैन और रिपोर्टर्स के बीच में चल जाती थी, कैमरामैन और रिपोर्टर्स के हाथ कहीं लगते थे। प्रियदर्शन जी आएंगे, विकास प्रियदर्शन जी आएंगे, उससे पहले इसका एज ए एंकर मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैं जब ये खबर आई और इस तरीके से होने लगा रिया चक्रवर्ती के साथ, तो मैंने एनालिस्ट जो कि बैठे हुए थे और जो रिया चक्रवर्ती के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे थे, मैंने उन्हें ऑन एयर काटा और मैंने उनसे कहा कि वो एक महिला है और अभी कोर्ट ने उनको गिल्टी प्रूफ नहीं किया है, तो आप इस तरह से कैसे कह रहे हैं कि वही हत्यारा है, वही ड्रग दे दी थी? तो ये कुछ अटपटा लग रहा है। और क्या क्राइम में क्या सिर्फ अकेली रिया? आप सोच नहीं सकते कि सोशल मीडिया से लेकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ लोगों ने गाली गलौज, सही में जहाँ लोगों ने, तो मैं आपको नहीं कह रही। अब प्रियदर्शन जी को सुन लेते हैं, आइए। मैं 2-4 मिनट बोलना चाहूंगा। जी सर। देखिए, मीडिया को तमाशा बनाने की प्रवृत्ति सिर्फ हिंदुस्तान की और आज की नहीं है। आप लोग नौजवान लोग हैं, आपने शायद आयन रैंड का नॉवेल पता नहीं पढ़ा है या नहीं, फाउंटेन हेड, बड़ा चर्चित नॉवेल है। फाउंटेन हेड में एक कैरेक्टर है गेल विनेंट, जो अखबार का मालिक है, अखबार चलाता है द बैनर नाम का, और सारे तमाशे आलतू फालतू खबरें छापता है और वो न्यूज को डिफाइन करता है कि न्यूज इज व्हाट आई टेल देम, जो मैं बताता हूँ वही खबर है। एक दूसरी बात जो बता रहे थे, ये बात की जो इतिहास हमारा है, पत्रकारिता के इतिहास को देखिए। मैं टीआरपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बाजार में हूँ तो बिकूं, लेकिन मेरे बिकने की शर्तें क्या हैं, हम टीआरपी में क्यों वहां जा रहे हैं, ये देखने की बात है। इसको देखने के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव देखना होगा। हिंदुस्तान की पत्रकारिता असल में जेल खानों में पली है। आजादी के पहले अगर आप कुछ अंग्रेजी अखबारों को छोड़ दें जो मिस्टर गांधी करके खबरें छापा करते थे, तो हिंदी के मतलब जो भारत के सारे बड़े नेता, नेहरू हो, गांधी हो, तिलक हो, सब बड़े पत्रकार रहे और सबने अखबार निकाले और उसके लिए जेल गए। तो भारतीय पत्रकारिता जेल खानों में पली बढ़ी। आजादी के बाद का जो दौर आता है वो देश निर्माण में जुट जाती है पत्रकारिता, और नेहरू को लिखना पड़ता है कि खुद अपनी आलोचना में लिखने पड़ते हैं। कार्टूनिस्ट जो था शंकर, उसकी किताब का शीर्षक है जो नेहरू के नाम पे, नेहरू का दिया हुआ है, डोंट स्पेयर मी शंकर। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक दौर है जिसमें नेहरू बोलते हैं कि तुम मुझे स्पेयर मत, छोड़ना मत। और एक किस्सा ये है कि एक कार्टून में नेहरू को गधा दिखाया गया था। मुझे याद है कि भी 2 दिन पहले शिव सैनिकों ने मारपीट की एक आदमी के साथ कि, तो नेहरू को जब गधा दिखाया गया उस कार्टून में, तो पीएम हाउस से फोन गया कार्टूनिस्ट के पास कि वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद एन एस, क्या आप उस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ये लोकतांत्रिकता का माहौल था, है ना, और ये सारी दुनिया में रहा है। आज की तारीख क्या है? मैं आखिरी दौर में आखिरी बात पे आ रहा हूँ, बड़ी तेजी से समेटने की कोशिश में। 93 के बाद पूरी पत्रकारिता का चरित्र बदल गया है। वो पाठकों और दर्शकों के लिए नहीं, विज्ञापन दाताओं के लिए बना दी गई है। वो एक ब्रांड हो गई है। और जो फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बाजार जो है, पूंजी और सत्ता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। वो आपके हाथ में एक मोबाइल थमा दे रहा है 24 घंटे का, बहुत सस्ते आपको टाइम दे रहा है, टॉक टाइम, और उसमें आप वो जो चाह रहा है वो आप देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। सर और एक
हाँ सर एक चीज, इसका मतलब जो आपने अभी बोला, इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है वो एक हिटलर राज में बदल रही है। सरकार, मीडिया, जितने भी मतलब पावरफुल लोग हैं वो हिटलर राज में बदल रहे हैं। मतलब बीइंग एज अ व्यूअर, ऑडियंस, जनता की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं। और जनता की जो बात करता है उसका जो हाल होता है वो भी आप देख लीजिए हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान, चाहे वो सिर्फ मीडिया ट्रायल सुशांत और रिया के मामले में नहीं हो रहा है, वो भीमा कोरेगांव के मामले में भी हो रहा है, वो पूर्वी दिल्ली के मामले में भी हो रहा है, जहाँ विकास दुबे उसका पहले टॉपिक बहुत हाइप हुआ, लेकिन जैसे ही पता चला कि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है वो न्यूज कहीं ना कहीं गायब हो गई। और देखिए मैं आपको आरुषि और उसकी याद दिलाना चाहूंगा। मैं उस समय डेस्क पे जब था तो आरुषि की जो हत्या हुई थी, 2 दिन तक सारा मीडिया चलाता रहा है कि नौकर ने उसको मार के नौकर भाग गया है, और सब बताते रहे कि पुलिस उसकी तलाश में गई है। सबने मान लिया कि नौकर ने मारा है। 2 दिन बाद जब हेमराज का शव छत पे मिलता है तो सबको लगता है कि ये कहानी बदल गई। उसके बाद नए खलनायक खोजे जाने लगे, उसके बाद नई कहानी आई। तो ये खेल पुराना है मीडिया का। मीडिया ट्रायल और सुशांत और रिया तो एक केस है। आप देखिए हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों को, योगेंद्र यादव को दंगाई बताया जा रहा है, अपूर्वानंद को दंगाई बताया जा रहा है, जो आनंद टिमड़े हैं और ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए लगातार कुछ करते रहे हैं, उनको अर्बन नक्सली बताया जा रहा है। और ये बताने वाला कौन है? सरकार और उसके साथ खड़ा मीडिया है। मैं यही कह रही थी कि एक बड़ी रणनीति के तहत हमें लग रहा है कि हम अचानक ऐसे हो रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत लंबे समय से एक बिल्कुल रणनीति के तहत हमें बनाया जा रहा है, और जो लोग बन रहे हैं ये उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। मैम दिस इज नॉट अ थिंग। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पिछले 3 महीने से जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली। मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ इंडिया की ऑडियंस पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड आई वाज करंटली वाचिंग न्यूज फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स, सुशांत, रिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और एक पॉइंट ऐसा था जहां पे मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो गया कि मैं अब नहीं देख पा रही हूँ ये चीजें, मुझे कुछ बढ़ती चीजें देखनी है। तो विवेक उस चीज पे क्यों बात नहीं की जा रही है? अभी विवेक सर आज सुशांत ने सुसाइड कर ली है, कल कोई जब बड़ा सुसाइड कर देगा तब मीडिया दोबारा बोलोगी चलो इसने भी सुसाइड कर ली, एंड तब ये देखा जाएगा कि उसने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था। बट कोई इस चीज पे बात क्यों नहीं कर रहा कि मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो हमें इंडियन मीडिया दिखा रही है। हम सरकार, मोदी हमें नहीं बताते हैं कि ये करना है वो करना है, मीडिया हमें बताती है कि मोदी जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है और वो कहा है। मीडिया को मीडिया बता कहीं ना कहीं इस तरफ पे चला गया है कि न्यूज़ सारे चैनल नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर। वही तो मैं कह रही ना कि मीडिया तो अब सत्ता की कठपुतली बन के रह गई है। बिल्कुल मैम, तो इसको कौन बोलेगा? मतलब इस पे मुहिम कौन चालू करेगा? सना मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं एक बार ही चाहता हूँ कि सब थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि वॉइस के अंदर शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक बारी के लिए सब शांत हो जाए, एक बारी के लिए थोड़ा डिबेट को ठंडा कर लिया जाए। ओके विकास, हाँ जी। तो यार ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, एंड ऑडियंस का एक क्वेश्चन आया यूथ की तरफ से कि जो मीडिया इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट सोसाइटी द यूथ। मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूं यहाँ पे कि मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेंसेशंस पैदा करता है, और यूथ जो है वो बहुत एनर्जेटिक है आज की डेट में, उनके अंदर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, बट उनकी एक डायरेक्शन, उनको एक चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता है, जिसकी वजह से ये स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं कि जो यूथ है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विवेक सर, आप भी हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, अभी कहीं ना कहीं हमारी तरफ पे आके इकट्ठी हो गई थी कि न्यूज चैनल कहीं ना कहीं जायज है। जैसे तुषार ने भी कहा कि न्यूज चैनल दिखाते हैं एग्रेसिव बना रहे हैं बिकॉज ऑफ या उसके पीछे कोई और रीजन है। तो आपने मीडिया इंडस्ट्री छोड़ी थी, उसके पीछे क्या रीजन रहा था? विवेक सर, कैन यू हियर अस?
विकास लेट्स पास ऑन द क्वेश्चन, शायद थोड़ा टेक्निकल एरर है। प्रताप जी मेरे पास बोलिए, देर से प्रताप जी से सुन लेते हैं। प्रताप जी, जो सवाल बच्चों ने आप पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप सवाल फिर से दोहराएं जरा। जी सर, श्योर सर। सर सवाल ये था कि सर क्वेश्चन आया है कि मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो मीडिया की वजह से इट्स मैनिपुलेटिंग द यूथ, और आज के डेट के अंदर यूथ जो है बहुत ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म से भरा हुआ है, बट उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है स्टैटिस्टिक्स से कि मीडिया के इन्फ्लुएंस के बाद जो यूथ है बहुत ज्यादा एग्रेशन की तरफ दौड़ना शुरू हो चुका है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज की आप एक वैक्सीन नहीं होती, ये बिल्कुल कि जैसे कोविड की एक वैक्सीन होती है की तलाश में है ना, तो हमको लग रहा है यूथ के लिए कोई एक वैक्सीन है, मीडिया दे देगी तो यूथ चैनलाइज हो जाएगा। यूथ को चैनलाइज होने के लिए बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं। मीडिया हो सकता है एक उसका हिस्सा हो, लेकिन यूथ की बहुत सारी यूथ चैनलाइज हैं, बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज आज भी आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले करीब 10 सालों से हम एक स्टोरी छापते हैं अपने अखबार में, उसको एक कॉलम होता है इनसे सीखें। इनसे सीखें में ऑल दिस पॉजिटिव स्टोरी हम सिंडिकेट छापते हैं। इसके बाद वो, और ये यहाँ नहीं पूरे देश से, जहाँ से हम 30 लाख के आसपास नंबर्स में हम कॉपी छापते हैं, 30 लाख कॉपीज में वो स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज कहीं ना कहीं वो छपती हैं। जरूरी नहीं कि वो पेज 1 पे छपे, कभी पेज 1 पे छापते हैं, कभी भीतर छापते हैं। उस स्टोरी की जो रीडरशिप है, वो स्टोरी पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं होते। हम एक वेबसाइट क्रिएट किया है इनसे सीखें। इनसे सीखें जो हम अपने लाइव हिंदुस्तान के पोर्टल पे हम उसे वहां पे अपलोड करते हैं, उसी हैशटैग में रहता है। उसमें आप अगर जाएंगे देखेंगे तो उसमें सैकड़ों स्टोरीज पड़ी हो, तो भी पढ़ने वाले नहीं होते। एक चीज कहना चाहूंगा सर इसके ऊपर, आपने बोला यूथ को चैनलाइज करने के बारे में, ठीक है। अभी पीछे बहुत मशहूर हुई थी एक जर्नलिस्ट का लेटर, एक बहुत ही मशहूर चैनल से। उस जर्नलिस्ट ने एक ये सपना देखा था कि वो उस चैनल को ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो चैनल शायद न्यूज दिखाने का तरीका बदलेगा, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली उसने उस न्यूज चैनल को छोड़ा, और उसने जो स्टेटमेंट दी अपने लेटर के अंदर कि उन्हें फेक न्यूज दिखाने के लिए फोर्स किया जाता था। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहिए? कोई बंदा देश को बदलना चाहता है, लेकिन जब वो जिस फील्ड के अंदर घुसता है, वहां पे जो सबसे बिगीज हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो ही उस बंदे को ही बदल देंगे, तो आखिर हमारे भविष्य का होगा ही क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो व्यक्ति जिन्होंने पत्र लिखा था वो 100% गलत थे, दूसरा 100% सही था। लेकिन ये जो चिट्ठी पत्री का लेन देन है, इसमें बहुत सारे सको सवाल रहते हैं। इसको हम एक तरफ से जजमेंटल होके नहीं कह सकते कि वो जो आदमी लिख रहा है उसका सिर्फ यही निहितार्थ था कि वो चीजें बदलना चाहता था। वो वहां गया, उसे पता नहीं था जिस जगह वो काम कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है। उस व्यक्ति को इससे पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। अचानक उसको रातों रात एकदम सब कुछ पता चलता है कि चीजें इतनी खराब हैं। ऐसी चीजें नहीं होती। कई बार क्या होता है कि चीजें अलग से पेंट की जाती हैं। सवाल, हम एक गंभीर डिस्कशन की बात कर रहे हैं, गंभीर सवाल पे बात कर रहे हैं। तो गंभीर सवाल पे बात यह है कि यूथ को डायरेक्शन कैसे मिले, उस डायरेक्शन से मीडिया का रोल क्या हो। तो मैं उसी बात को फिर पलट के कह रहा हूँ कि मीडिया का जो रोल है वो एक बहुत थोड़ा सा है। और मीडिया का रोल ऐसा, आप ये सोचिए कि आप अगर ये सोचें कि कोई मीडिया प्रीचर की भूमिका में आ जाएगा। मीडिया नाम की कोई यूनिट है। मीडिया माने क्या होता है? माध्यम। माध्यम क्या है? मेरे और आपके बीच कम्युनिकेट करने वाली कोई चीज है। वो चीज आज इंटरनेट पे है तो इंटरनेट मीडिया है, अखबार में छप के गया तो प्रिंट मीडिया है। तो इसको इतना बड़ा आकार करके, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा, मत देखिए। आप यूथ हैं और चाहे आप मीडिया में भी हैं, आप चीजों को बदलने के बारे में सोचिए, देखिए। जितनी अच्छी चीजें, बेहतर चीजें होती हैं, उन बेहतर चीजों के लिए दरवाजे बनते हैं। और आज बहुत सारे लोग जो बेहतर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो बेहतर की भी एक धारा चल रही है। लेकिन होता क्या है कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा उभर के आ जाती हैं और ज्यादा डिस्कोर्स में आ जाती हैं। हम क्या करते हैं, उसी को उस समय का सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता।
हर गलत चीज उस समय का सच नहीं पता था। अचानक मैं उसको एक रातों क्वेश्चन रात देना चाहूंगी, एकदम एक्चुअली सब एक कुछ पता स्टेटमेंट चलता देना है। चाहूंगी होता क्या टू है, ऑल आवर जो जर्नलिस्ट नेगेटिव एंड चीजें हैं एडिटर्स वो प्रेजेंट ज्यादा हियर। उभर के आ जाती हैं और ज्यादा The स्पोर्ट्स Indian में आ जाती हैं। Constitution, हम while क्या not करते हैं, mentioning उसी the को word समय का press, सच मान लेते हैं। provides the right to freedom of speech and expression in Article 19(1)(a). However, the right is subject to restrictions for the reason of public order, preserving decency and morality. In relation to defamation or incitement to an offense, etc., how can then leading news channels hiding behind the cloak of freedom of speech using words like nagin, sutan, gold digger? मतलब ये तो एक करेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। ऐसे कैसे डुप्लीकेट हो गए सुशांत? पटना के सुशांत मुंबई में सेम क्यों हो गए? कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है इसको, सना, इसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। सर जो गलत है सभी आते हैं सर यहाँ पे, वही मैं आपको बता रही हूँ। हर कोई आज हर एक यूथ को ड्रग्स के नाम पता चल गए हैं। हम जैसे लोग को एक ड्रग्स की डिटेलिंग के बारे में बताया गया है चैनल्स के ऊपर कि ये ड्रग ये करता है और ये ड्रग इतनी मात्रा में ये करता है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर दे जा सकती है तो अच्छी इंफॉर्मेशन कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, उसके कितने लोगों में क्या हो रहा है, क्या सोसाइटी के अंडर चल रहा है, ये क्यों नहीं दिखाया जाता? क्या योजनाएं चल रही है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? दिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ 3 वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और वो सभी चैनल्स का हिस्सा है और नौकरी करते हैं, तो ये मजबूरी परिवादी जानते हैं और हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पत्रकार है वो पता नहीं। मैम हम सिर्फ हम आप 3 को नहीं कह रहे, हम पूरे मीडिया की बात कर रहे हैं। हम भी पूरे मीडिया की ही बात कर रहे हैं। मैम मैं एक चीज बताती हूँ, सब बस एक चीज मुझे बोलनी थी कि बीइंग अ सोशल वर्कर, I started, this social work in my last year of my college, and I'm from media background. क्योंकि मुझे stories, कहानियां जानने का बहुत शौक था और उसके बाद I think मेरा जवान खून है, तो मेरा मन करता है कि मैं लोगों की मदद करूं। तो अगर रही बात योजनाओं की, तो लोग बहुत बेसहारा हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट से निकाली है और हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन हमें पता ही हमारे तक वो चीज पहुंची ही नहीं जाती है कि अगर कोई इंसान इस दिक्कत में है तो ये चीज बताई जाए, अगर कोई इंसान ये दिक्कत में है तो आप वो चीज करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इररिलेवेंट फैक्ट्स की ड्रग्स के बारे में या कुछ भी अटपटांग चीजें मीडिया उसको मतलब हाइप कर देती है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान 2nd नंबर पे पहुंच गया पूरे वर्ल्ड में कोविड के केसेस में, जिस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही, उसकी जगह पे सुशांत रिया हम सुन लेते हैं, प्रियदर्शन जी को सुन लेते हैं। हाँ, मैं कहना ही चाह रहा था कि जो हम बोलने की आजादी है ये हमारे संविधान ने दी है और हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान इसको हमने हासिल किया है। एक बात ये है, जिन चैनलों को, जिन अखबारों को हम तमाशा करते देखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बहुत सारे तरीके सरकार के पास हैं। वो उनके लाइसेंस रद्द कर सकती है, वो नहीं करती है। वो किनको सजा देती है? जो सच बोलने निकलते हैं। होता यह है कि न्यूज चैनल न्यूज के अलावा कुछ और दिखाएं तो सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, वो तमाशे दिखाएं तो दिक्कत नहीं है। जब वो खबर दिखाना शुरू करते हैं, वो जब बताना शुरू करते हैं कि पुलवामा में क्या हुआ, दूसरी जगहों पे क्या हुआ, तो उनको बैन करने का काम शुरू होता है। प्रॉब्लम यह है कि सत्ता जो है वो हर जगह, सारी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। आजादी, बोलने की आजादी की लड़ाई हमेशा लड़े जाने की जरूरत है। हमारा मीडिया उसको सरेंडर कर चुका है दुर्भाग्य से। सर रिपब्लिक चैनल पे खुलेआम जो उधर के मेन एंकर है, वहां पे खुलेआम उन्होंने ये बोला, जाओ जो कर सकते हो, मेरे पास 100 केसेस दर्शक देख भी रहे ना सना, वो नंबर 1 है मार्केट में, वो नंबर 1 शेयर कर रहे। तो ये या तो बात मैनिपुलेटेड है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने रिया और सुशांत नहीं दिखाया तो आप बिहार की बाढ़ दिखाइएगा, बिहार की बाढ़ दिखाएंगे तो चुनाव इफेक्ट होगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप मीडिया को ब्लेम जरूर कर सकते हैं, या हम ये युवा होने के नाते आप ये कह सकती हैं, लेकिन ये मैनिपुलेशन, जिस मैं कह रही हूँ ना कि एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो कुछ चल रहा है, उसमें समझ रही हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, हम इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या मतलब लोगों से ज्यादा बड़ी है सरकार? अगर लोग उसके साथ, हमें एक छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो वो सीखता वही है तो दिखाया जाए, वो बड़े ही हो जाते हैं। नहीं मैम, वही मेरा पॉइंट है कि एक छोटे बच्चे को वो सीखता वही है जो दिखाया जाए।
तो यहाँ पे अगर खुलेआम एंकर ही बोलेगा कि जाओ जो करना है कर लो, मेरे पास तो पर उस एंकर, आप समझ ही नहीं रहे ना, उस एंकर को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तरक्की का पैमाना ये है कि उस एंकर को नकल करके बहुत सारे एंकर्स उस जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट और उस एंकर को पसंद किया अगर जा कोई रहा है। एंकर गलत करेगा तो उसके अगेंस्ट केस तो होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही गलत को बढ़ावा देते जाएंगे केस को भी एज ए विक्ट्री प्रेजेंट करते हैं ना, बिकॉज़ दे हैव पावर टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Because ma'am, other channels are supporting that particular channel. That's my point. कि अगर नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से पशुपति जी आएंगे इसमें और प्रियदर्शन जी भी एक चैनल में वरिष्ठ पद पर हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सब उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी जरूर हो गई है क्योंकि नकार रही है जनता हमें। जब हमने दिखाया 3 दिन की एलएसी पे कितना स्ट्रेस है, कैसे हमारी कूटनीतिक रणनीति फेल हो रही है, तो पब्लिक ने हमें 3 दिन दिखा ही नहीं। लौट के मजबूरी में चौथे दिन हमें भी सुशांत पे आना पड़ा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर बिजनेस उसको अपना पैसा चाहिए तनख्वाहों के लिए, ऐड के लिए। आप समझ रहे, ये सब कुछ पूरा एक चक्र है। इसके अलावा एक दूसरी बात ये है कि हमारा पूरा समाज, मैं बोल रहा हूँ, आपको याद होगा जब कोरोना की शुरुआत हुई तो उसके बाद अचानक तबलीगी जमात को खोज लिया कि वो कोरोना फैला रहे हैं। अचानक देश भर में तरह तरह की खबरें आने लगी। सरकारें तक तबलीगी जमात के आंकड़े अलग से देती थी। मैंने कहा कि कोरोना का वैक्सीन जितना जरूरी है उससे ज्यादा जो ये नफरत का जो वायरस फैला हुआ है इसका वैक्सीन जरूरी है। और नफरत का वायरस हमारे समाज में लगातार फैलाया बढ़ाया जा रहा है। पिछले 10-15 सालों में हमारी राजनीति बिल्कुल, अब परिवारों में देखिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में, वहां लोग बट गए हैं इस सवाल पे कि समाज कहाँ जा रहा है। समाज बट गया है। मैंने कहा ना, आप अपने दोस्तों में बैठिए, आप अपने रिश्तेदारों में बैठिए, आप अपने ऑफिस में बैठिए, एंटी मोदी प्रो मोदी, ये इस समय का सिनेरियो है। एक समय था एंटी यूपीए, एंटी, मतलब ये किसी भी मुद्दा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बटे हुए हैं। बिल्कुल जो बात कह रही है सहमत करते हैं आप लोग की कई बातों से, हमें बिल्कुल सहमति है। पशुपति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विकास उनको सुन लेते हैं पहले जी। हाँ शोभना जी, आप जो बात कर रही हैं कि हमने जानबूझकर पाले क्रिएट किए, जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने आपके लिए एक पाले क्रिएट कर दिए हैं कि आप या तो आप उस पाले में स्वेच्छा से जाइए या आपको धकेल के उस पाले में पहुंचा दिया कि आपको पंच करना आसान हो। ये बात जो शोभना जी पिछले 15-20 मिनट में कई बार आप कह चुकी हैं, इसका गणित समझिए कि आप या ऐसा व्यक्ति जो कि बिना किसी इस पाले या उस पाले के अलावा कोई बात कर रहा है, उसके स्पेस को हम निरंतर कम करते जा रहे हैं। आप आप एक सिद्धांत के तौर पर भले ये कह सकते हैं कि नहीं बहुत बड़ा स्पेस ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन आपको देखना होगा कि उस स्पेस को कैसे खत्म किया जा रहा है। ये एनडीटीवी प्रियदर्शन सर बार कह रहे हैं कि वो एक कारण है आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मिलना बंद हो जाएंगे अगर आप वो सवाल उठाने वाले एंकर हैं, तो आपको एज एंकर मैं बता सकती हूँ, सर्वाइवल मौके पे जब आपको मालूम है कि ये एंकर बैठी है या बैठा है, तो ये सवाल पूछेगा सत्ता से, उसको बिठाएगा ही नहीं चैनल। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो वर्स्ट एग्जांपल है वो आप टीआरपी की फाइट में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम धन्यवाद देते हैं आप की संस्था को कि आपने एक टॉपिक किया, और आप अगर ये अवेयरनेस आप लार्जर स्केल पर बढ़ाना चाहते हैं, आप ये समझिए कि सिस्टम आप कह देने से नहीं होता है। फोर्थ पिलर, जो फोर्थ पिलर है वो किसकी बुनियाद पर, किस पूंजी पे खड़ा है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वो हमारे पब्लिक के पैसे से चल रही है। वहां जो विद्रोही हैं उनके लिए स्पेस है, वो अपने ही सिस्टम में रहते हुए विद्रोह करके सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन मीडिया जो है वो एक निजी पूंजी के साथ चल रही है। वहां के विद्रोहियों के लिए क्या इस समाज ने कुछ स्पेस क्रिएट किया है? उनके समर्थन का कोई स्पेस क्रिएट किया है? अगर आप जब तक वो स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे उन विद्रोहियों के लिए, विद्रोहियों से मतलब जो रियल जर्नलिस्टिक सवाल लेकर आना चाहते हैं, तब तक आप इस जो फोर्थ पिलर के मुहावरे को बेजा तरीके से जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियदर्शन सर समय कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। बात ठीक है, बल्कि मैं एक दूसरी बात जोड़ना चाहूंगा इसमें कि हमें समर्थन कहां से नहीं मिलता है।
आप बोल रहे हैं यूथ के भीतर बहुत गुस्सा है, बहुत उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हमारे कैंपस उबले, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तेजपुर विश्वविद्यालय, विश्व भारती, तमाम जो विश्वविद्यालय थे जो एक समय रचनात्मकता के साथ साथ आंदोलन के भी क्षेत्र थे, आज वो सिमटते जा रहे हैं। आज वहां पुलिस कार्रवाई हो रही है, वहां लड़कों को पीटा जा रहा है, लेकिन उनके पक्ष में कोई बड़ी मुहिम नहीं है। मैं देखता हूं कि जो रचनात्मक काम करने वाली संस्थाएं एक बार निकलती हैं तो 6000 लोग जुटते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के साथ 60,000 लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, दंगाइयों की फौज बहुत बड़ी है, वो आप पे हमला करने टूट पड़ती है। अब मैं विवेक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। विवेक सर का मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। विकास, इफ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस हिम। Okay, so give me a minute. Okay, so next up we have with us Mr. Vivek Satyamitram. He has been a senior journalist with over 2 decades of working experience in organizations like PTI, Star News, India News, and many more. He was among youngest editors of TV news industry and has launched a few news channels as an editorial head. 7 years back, he left mainstream media and currently runs 3 different ventures in different spaces. He has been very critical of the media as an insider and writes on media issues extensively. So, sir, we are very pleased to have you here. And अब हम आपके भी कुछ व्यूज जानना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने मीडिया इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। पहले तो मुझे लगता है कि इस बहस के बीच में अचानक से इस तरह के इंट्रो की जरूरत नहीं थी। प्रियदर्शन जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, कई कार्यक्रमों में साथ में, और पशुपति जी को भी ऐसा लग रहा है, देखा है मैंने कहीं संभवतः न्यूज़ 24 में जब ये रहे होंगे, और प्रताप जी से जान पहचान नहीं है लेकिन देखा देखी है हिंदुस्तान के दफ्तर में। तो मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फेसबुक पे आप लोगों को सुन रहा था, उसमें ज्यादा मैं सुन पाया प्रताप जी को, और मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कई बार ये बात कही कि मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं है। अभी हम मान बैठे हैं या कुछ चैनल ऐसा कहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले तकरीबन 1.5 दशक में, जब से टीवी चैनलों की मारामारी शुरू हुई है इस देश में, तब से मीडिया का रोल बड़ा हो गया है अचानक। वो आपको बेशक समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की औकात न रखता हो, समाज प्रभावित करने वाले स्थिति में पहुंच चुका है। यही वजह है कि पिछले 6 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने की जद्दोजहद चल रही है। प्रिंट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पिछले साल की बात है, आपको मालूम होगी में कुछ मीडिया हाउसेस को टारगेट करते हुए, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और मेरे ख्याल से टेलीग्राफ का भी नाम था, उनको ऐड देने से मनाही हो गई थी कि इनको हम ऐड नहीं देंगे। और उसके बाद बहुत सारे बड़े पत्रकार नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा गया कि एबीपी के कुछ पत्रकारों को कहा जाना पड़ा। इस तरह की तमाम चीजें हो रही। तो अगर मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं है तो आखिर सरकार को इतनी तकलीफ क्यों है कि वो कंट्रोल करना चाहती है मीडिया। एक बात। दूसरी बात, मैं पूरी बहस नहीं देख पाया, आप लोगों की ओर से बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे और मैं इधर उधर कर रहा था, तो मैं जो भी सुन पाया आपको थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये संभवतः जो हम बात कर रहे हैं, घूम फिर के बात कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ फेल दी गई है कि युवा इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, युवा को क्या करना चाहिए। लेकिन वो टॉपिक मुझे इन लोगों ने बताया था, संभवतः वो मीडिया को कटघरे में करने वाला टॉपिक था ज्यादा। यूथ का क्या रोल होगा, क्या हो सकता है, निश्चित तौर पे इस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ, ये खासकर सुशांत सिंह राजपूत का जो प्रकरण जब से शुरू हुआ है, या उससे पहले भी मेरे ख्याल से प्रियदर्शन जी इससे बात रखेंगे इस बात से कि जानबूझकर टेलीविजन मीडिया, प्रिंट की बात नहीं कर रहा। मैंने कोरोना शुरू होते ही अखबार बंद कर दिए थे, हाल ही में शुरू किया, तो मैंने और मेरी दिलचस्पी भी थी देखने में कि क्या जिस तरह से टीवी ट्रीट कर रहा है इस मसले को, क्या प्रिंट भी कर रहा है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स देखा, इंडियन एक्सप्रेस देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया देखा, ईटी देखा, तमाम अखबार देख लिए। किसी में दूसरे पन्ने पे ये खबर है, किसी में सिंगल कॉलम खबर है फ्रंट पेज पे। आपका क्या करता है, जो की बात
केवल टीआरपी के लिए किया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो अभी हमारे देश में हो रहा है, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि वो आम आदमी तक उस रूप में पहुंचे और ताकि आम आदमी उस पर सवाल करना शुरू करे, इसलिए जानबूझ के मुद्दों से भटकाने के लिए या उस पर पर्देदारी करने के लिए खासकर टीवी चैनल इस तरह से केवल किया की बात नहीं, कोई भी मुद्दा आप देख लीजिए, चाहे टीवी के साथ जो ड्रैगन करके ये लोग सीखने लगते हैं, क्या वो रिपोर्टिंग होनी थी वो नजर आती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया का एक रोल है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। और अतिक्रमण भी हुआ है, मीडिया ने एक अतिक्रमण किया है। किसी ने आपके कमेंट बॉक्स में कहा, किसी दर्शक ने, कि मीडिया चौथा खंबा है, आप कैसे कह रहे हैं कि कम रो। निश्चित तौर पे चौथे खंबे की एक भूमिका है, हम उसको कमतर नहीं कर सकते। ये वक्त जरूर इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि हम कहाँ गलत हैं, बाकी सारी बातें होती रहेंगी। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एंकर तुषार वो शोभना मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो तुषार हाँ जी, या श्योर। तो मैम आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे तो सवाल पूछने की आदत है, जवाब देने की तो है नहीं, लेकिन चलो कोशिश करती हूँ। मैम ये हमारा प्लेजर है कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसा है कि द नेशन सॉ योर्स एंड योर हस्बैंड्स डीसीपी संजीव कुमार यादव स्टोरी इन 2019 मूवी बाटला हाउस, जिसके अंदर पूरा एक्सप्रेस किया गया है। और उसके अंदर आपने एक चीज बोली थी कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एक्यूजिंग एंड क्वेश्चनिंग, जिसके अंदर आपने बोला था कि यू स्पोक दैट हाउ वी नीड टू बी कॉन्शियस व्हाइल एक्यूजिंग द फोर्सेस दैट प्रोटेक्ट अस। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो बैलेंस जो एक्यूजिंग और क्वेश्चनिंग में, वो क्या बैलेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? ये जांच एजेंसियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो जजमेंट हम बैठ के अपने ड्राइंग रूम में या अपने टीवी स्क्रीन पर देते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, हमें फैक्ट्स रखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आजकल तो मीडिया पुलिस से ज्यादा बड़ा हो गया, आजकल मीडिया हैरास करना स्टार्ट हो गया है। मैं कह रही हूँ ना, वो मीडिया एक थ्रिलर, सस्पेंस और कहा जाए ना कि कॉमेडी के रूप में ज्यादा सामने आने लगा है, क्योंकि दर्शकों को वो एक फिल्म की तरह स्टोरी देखना पसंद आने लगा है। सीधी सादी खबर उन्हें पसंद नहीं आती है, उन्हें मजा नहीं आता है। उनको जो वो एंटरटेनमेंट चाहिए, उसकी पैकेजिंग करते करते हम नहीं भटक गए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा अभी, पहले सबसे पहली बात तो मूवी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, एंड इट्स अ सल्यूट योर हस्बैंड रियली। एंड मैं एक क्वेश्चन अभी पूछना चाहूंगा आपसे। अभी सीए और सीएबी के टाइम पे लोगों ने बहुत बोला था कि पुलिस उन लोगों के ऊपर ब्रुटैलिटी कर रही है, जो पुलिस कर रही है वो सही नहीं है। तो क्या उस समय जो सिचुएशन है उसके साथ आप अपनी स्टेटमेंट को बैलेंस कर सकते हो? फिर मैं वही कह रही हूँ, जैसे सत्ता हर संस्था को कब्जा करती है या कहिए कि कंट्रोल करती है, तो वही वो सारी चीजों पर है। अब मैं उसमें बहुत बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद पुलिस में काम नहीं करती हूँ। लेकिन अब पुलिस की क्या मजबूरी थी, या पुलिस गलत कर रही थी, सही कर रही थी, तो मैं इसमें तो कोई जजमेंट नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, हमें बीइंग अ नागरिक, बीइंग अ अच्छा समाज, खुद अपना मैं न्यूज एंकर होके हमें जजमेंट देने से बचना चाहिए, हमें फैक्ट्स रखने चाहिए। मेरे ख्याल से पशुपति जी, प्रियदर्शन जी, प्रताप जी और विवेक जी मुझसे सहमत होंगे। जो मीडिया ने छोड़ दिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि मीडिया को अपनी ओर से जजमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन मीडिया जजमेंट देता क्यों है? देखिए, उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है। आप देखिए, जब जामिया या दूसरी जगहों पे जो आंदोलन चल रहे थे, ब्रुटैलिटी हुई थी, उसके वीडियो थे। लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को मारा गया, उसके वीडियो हैं। पूर्वी दिल्ली के दंगों के जो भी आरोपी हैं, पता चला कि वो सब वो लोग हैं जो सीए और उसके आंदोलन में शामिल थे, है ना। अब देखिए कार्रवाई कैसे नहीं होती। आपको याद होगा कुछ साल पहले, एक आध साल पहले, कुणाल कामरा ने उसके साथ अर्णव गोस्वामी के साथ एक विमान से बदतमीजी की थी, उसको बैन कर दिया। कई एयरलाइंस ने कि फ्लाइट में आप नहीं जाएंगे। 3 दिन पहले जो इसको क्या नाम है, उस कंगना रनौत को देखने के लिए विमान में सारे के सारे मीडिया कर्मी घुस गए, किसी मीडिया कर्मी को ब्लॉक नहीं किया गया। सवाल पूछा गया इंडिगो से, इंडिगो की या किसी डीजीसीए की हिम्मत नहीं कि बोले कि इन चैनल्स को ब्लॉक करो, ये लोग आगे से हमारे प्लेन में सफर नहीं करेंगे। जो सारे रूल तोड़ रहे थे, जो लगातार पायलट्स के कहने के बाद नहीं मान रहे थे, वो अपना उन्होंने टीवी स्टूडियो बना दिया था। तो उनको कोई प्रोटेक्शन मिलता है। एक ह्यूमन नेचर है जज करने का। देखिए, जजमेंट हमेशा गलत नहीं होता है, भविष्यवाणियों का अपना एक महत्व है।
कोई मैच शुरू होता है तुम जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा कि भारत जीतेगा, अब कोई चुनाव होता है तुम जानना चाहते हैं कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन आप जो निर्णय सुनाते हो तथ्य परख हो, उसके पीछे तथ्य हो, वो भावनाओं और आपके पूर्वाग्रह न हो। हम लोग तथ्यों के बिना कोई बात नहीं करें। ऑब्जेक्टिविटी जैसी कोई चीज होती है मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बिना ऑब्जेक्टिविटी के जो चीज होती है, जैसे मान लीजिए पानी का बरसना एक घटना है, वो खबर तब बनती है जब उसमें अपना पर्सपेक्टिव जोड़ते हैं कि आज दिल्ली में जाम लगेगा या आज बारिश से किसानों को फायदा होगा। तो हर खबर का एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन हम खबर को बदल न दें, हम उसके नेचर से खिलवाड़ न करें, तथ्यों को बदल दें। बिल्कुल इसका ख्याल रखना जरूरी है। सर, किसान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है इंडिया में। आपको नहीं लगता है कि मीडिया ने किसान जैसे शब्द को दबा दिया है? देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर गलत बोल रही हूँ। मीडिया ने नहीं, सत्ता ने। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, I admire you. सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे एक लिए जवाब मैं देना चाहूंगा। आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, इसका एक जवाब मैं देना चाहूंगा। असल में भारत को बहुत तेजी से यूरोप या अमेरिका होने की जल्दी है, उसका समृद्ध होने की जल्दी है। तो अमेरिका यूरोप की समृद्धि के पीछे क्या राज है? 200 साल तक औपनिवेशिक लूट का पैसा वहां गया, एशिया और अफ्रीका को लूट के यूरोप बड़ा हुआ। हिंदुस्तान किसको लूटे? हिंदुस्तान करता क्या है कि 40 करोड़ का हिंदुस्तान जिसमें हम शामिल हैं, 80 करोड़ के हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश मान के चलता है। ये किसान उसी कॉलोनी में है। दिल्ली की जिन फ्लाईओवरों के ऊपर से मेरी गाड़ी चमचमाती हुई रोज गुजरती है, उसके नीचे बैठे हुए लोग सोए रहते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। वो हमारे नक्शे से, हमारे जहन से बाहर हैं। वो एक दूसरा हिंदुस्तान है जो हमारे लिए कार के पोछे लगाता है, जो हमारे लिए कूड़ा उठाता है, जो हमें अखबार बेच जाता है, जो कम से कम साधनों पे अपना जीवन जीता है, और जो 48,000 झुग्गियां बना के रहता है, जिनको हम बोलते हैं उजाड़ दो इनको। वो एक अलग हिंदुस्तान है। हमारे किसान उसी हिंदुस्तान में शामिल हैं, वो हमारे दायरे से कभी कभी आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। विवेक सर पूछना चाहूंगी, मुझे जस्ट अ मिनट। मैं अब इजाजत लूंगी क्योंकि मेरी ऑफिशियल मीटिंग है ऑफिस की, कल मंडे है और मुझे उसमें हिस्सा बनना है। श्योर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, प्रियदर्शन जी, विवेक जी, पशुपति जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ये युवा जो साथी हैं उनको बहुत ही अच्छे और क्रांतिकारी। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद में छोड़ के जा रही है प्लेटफॉर्म, शायद आप ही कुछ क्रांति ला पाए। शोभना जी आपने कमाल की बात की। Now we can say an interview with Miss Shobna Yadav. थैंक यू सो मच मैम। बाय। नमस्ते सर, नमस्ते सर, सबको नमस्ते, थैंक यू। विवेक सर आपसे ये सेम क्वेश्चन मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। ये जो मुद्दा उठा है फार्मर्स वाला, तो सर इस पे जो आज की डेट के अंदर जहां पे हमें पता है कि अभी हरियाणा के अंदर फार्मर्स को इतना ज्यादा मारा भी गया था, प्रोटेस्ट हुआ था प्रॉपर तरीके से, और पूरे भारत देश के अंदर अभी इतना ज्यादा सुसाइडल केसेस भी हमारे सामने आए हैं, बट मीडिया कवरेज के अंदर हमें फार्मर्स को उतना देखने को नहीं मिल पाया। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो तीन बातें हैं इसमें, क्योंकि प्रियदर्शन जी यहाँ पे है तो मेरे लिए थोड़ा बोलिए अपनी बात। और बहुत आप तार्किक बात कर रहे हैं जी, आप बहुत तार्किक बात कर रहे हैं, आप अपनी बात बिल्कुल खुल कर कहिए। जी जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छी बात है कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो विषय जहाँ से उठाया है मीडिया ट्रायल का, आपको याद होगा कि आप लंबे समय से जुड़े हुए। मीडिया ट्रायल कोई पहली बार नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जेसिका लाल मामले में एनडी और संसद की जो चैनल थे, अगर उन्होंने तमाम मीडिया ट्रायल नहीं किया था, चाहे जेसिका लाल हो, प्रियदर्शनी मट्टू हो, चाहे सतारा का मामला हो, उसमें न्याय की गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। दुर्भाग्य से मैं उस चैनल में काम करता था जिसमें कि जो जेसिका लाल के हत्यारे के तौर पे जिसको रखा गया था, तो मैंने उस का पार्ट होते हुए भी देखा कि वहां पे किस तरह से जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या कुछ चल रहा था, लेकिन नहीं बच पाए वो। क्यों? क्योंकि एक मीडिया ट्रायल पैरेलल चल रहा था। लेकिन अभी जो मीडिया ट्रायल चल रहा है और उस वक्त जो मीडिया ट्रायल चल रहा था, उसमें भी बहुत फर्क है। इसका वो क्या फर्क है मैं चाहूंगा प्रियदर्शन जी आप लोगों को बताएं, क्योंकि वो उसका हिस्सा रहे हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। आप जो किसान वाली बात कर रहे थे, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है न्यूज रूम के भीतर, और मेरे ख्याल से अभी पशुपति जी हमारे साथ हैं,
मैं ये तोहमत एनडीटीवी पे नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि उन्होंने खुद को बचा के रखा है उस स्पेस में, लेकिन उसके अलावा जितने टीवी चैनल हैं, अगर आप इनके न्यूज रूम के डिस्कशन को देख लेंगे आप, कि अगर कोई खबर आ गई, मान लीजिए कि बागपत के किसी किसान की खबर आ गई, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के जिले में 62 साल के एक किसान ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। उसमें जो है कमलनाथ और शिवराज सिंह के बीच जो है ट्विटर पे युद्ध भी चल रहा था। सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का वजन क्या किसान के वजन से ज्यादा है? क्या एक आदमी के भीतर, दोनों इंसानों के भीतर अलग अलग क्वांटिटी में जान है क्या? असल में ये मीडिया ही तो है जो डिसाइड करता है कि नहीं ये आदमी ज्यादा पॉपुलर है तो हमें आई बॉल्स ज्यादा मिलेंगे। अब जो न्यूज रूम के भीतर डिस्कशन है वो ये है कि बागपत का अगर किसान मर गया, मान लीजिए सुसाइड कर लिया, तो उसके विजुअल्स क्या होंगे? झोपड़पट्टी दिखेगी या कच्चा मकान दिखेगा या फटे पुराने कपड़ों में उसके घर वाले दिखेंगे, वो उसकी भाषा भी बहुत परिष्कृत नहीं होगी। उसको न्यूज रूम में डाउन मार्केट स्टोरी कहा जाता है। मैं जिन चैनलों में रहा कम से कम वहां यही स्थिति है, पशुपति जी भी ऐसे चैनलों में रहे तो वो भी अग्री करेंगे कि वो डाउन मार्केट स्टोरी है। क्यों? क्योंकि डाउन मार्केट स्टोरी हम स्क्रीन पे ऐसे चमकने वाली स्क्रीन पे जो है डाउन मार्केट ऐसे विजुअल्स कैसे दिखा सकते हैं? झोपड़पट्टी की जो विजुअल्स में आप या वो स्टोरीज नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली अभी शोभना थी और बहुत सारी बातें हो रही थी, इसमें ये कहा जा रहा था कि लोग वो देखना चाहते हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा जो लोग भी टीवी का हिस्सा है, क्या उन्होंने कभी जाके वो टीआरपी वाली मशीनें चेक की हैं क्या? जब मैं इंडिया न्यूज में एडिटोरियल हेड हुआ करता था, मैंने एक बार टैम हुआ करता था, तब अब बात है, मैंने उससे पूछा कि भैया कितनी मशीनें लगी हैं दिल्ली में, कहीं दिखा दो मुझे। तो मुस्कुराते हुए उसने बोला कि सर सीलमपुर में सबसे ज्यादा मशीनें लगी हैं, चलेंगे क्या? तो आप ये सोचिए कि सीलमपुर में कौन रहता है? सीलमपुर में झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा हैं। अगर वही लोग तय कर रहे हैं देश का दर्शक जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बड़ी आबादी है, वो क्या देखेगी? तो फिर उनकी खबरें तो टेलीविजन स्क्रीन पे आनी चाहिए कि उनके यहाँ कौन जो है अद्धा पौवा पी के, कच्ची शराब पी के मर गया, पर वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कंटेंट और ये पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को डिसाइड करने में वो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मशीन उनके यहाँ लगी है, पैसा उनको दिया जाता है कि भैया लॉग करो। संभवतः आप लोग नहीं जानते होंगे कैसे काम करता है। मशीन घरों में लगी होती है और उसमें उस व्यक्ति को पैसा दिया जाता है जिसके यहाँ इंस्टॉल की जाती है मशीन, और कहा जाता है कि भाई अगर बूढ़ा आदमी आएगा तो वो यहाँ पे मशीन में आके सेट करेगा कि वो देख रहा है ताकि मैप कर सके। बच्चा देखेगा तो सर टीआरपी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप हमारे आज कमेंट सेक्शन देखेंगे ना माय स्टोरी के चैनल पे, तो वहां पे आधे से ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि मीडिया ऐसा क्यों कर रही है। तो मुझे नहीं पता मीडिया टीआरपी आ रही है, पर टीआरपी में आप जाके जांच करिए कि लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी ढंग की न्यूज दिखाई जाए, हैरासमेंट की जगह रिपोर्टिंग की जाए। पशुपति सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीडिया तो आपसे कहेगा कि लोग यही देखना चाहते हैं, आप टीआरपी देखिए। पिछले 20 सालों में पहले और दूसरे नंबर के चैनलों के बीच में इतना गैप मेरी जानकारी नहीं है, अगर किसी की जानकारी में हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन 60 नंबर का 7 पॉइंट का गैप है रिपब्लिक भारत और आज तक के बीच में। ये अभूतपूर्व है। क्यों है ऐसा? वो कह देंगे कि भाई आप कंगना रणावत देखना चाहते हैं, आप जो है रिया चक्रवर्ती देखना चाहते हैं, इसलिए लोग देख रहे हैं। पर सच ये नहीं है। सच ये कि आप दिखा भी रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर टीवी खोलूंगा और 10 चैनलों पे यही आ रहा है तो बिल्कुल एनडीटीवी क्यों नहीं दिखाता? क्या एनडीटीवी को टीआरपी नहीं चाहिए? एनडीटीवी पे मर्सिडीज के विज्ञापन चलते हैं जो दुनिया के किसी भी चैनल पे, किसी इस तरह के जो तुटपुंजिया चैनल है उस पर नहीं चलते हैं। क्या वो विज्ञापन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आज के बाद में पूछ पाऊंगी या नहीं, ये ऐसा मतलब ऑडियंस बोल रही है एनडीटीवी के लिए स्पेशली कि एनडीटीवी बायस करता है और वो ज्यादा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुनता है, मतलब जो भी स्कीम आती है उसका उल्टा ही दिखाता है। तो ऐसा सच है क्या? देखिए उसमें एक बात पूरी पत्रकारिता के लिए सच है। अगर पत्रकारिता को चौथा खंबा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो तीनों खंबों पे नजर रखे। मीडिया का काम ही है सरकार की आलोचना करना, सरकार की तारीफ करना नहीं। हम जो सरकार चुनते हैं वो उसका काम है कि वो ठीक से काम करे। अगर वो ठीक से काम नहीं करती है तो उसकी आलोचना हमारा अधिकार है। ये काम कांग्रेस के जमाने भी हमने किया, ये काम बीजेपी के जमाने भी हमने किया। और मैं सिर्फ इसको एनडीटीवी के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल हर जगह की बात मैं बोल रहा हूँ। एनडीटीवी से बल्कि कई बार मेरी अपनी शिकायतें हैं, तो एक अलग तरह की है कि आप किस तरह की खबर दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात जो आप बोल रही हैं
कि जो बायस वाली बात, बायस होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि खबरों के पीछे बायस होता है। हर खबर बायस से तय होती है। युद्ध की खबर अगर है तो हथियार बेचने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, और लद्दाख के पास रहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। दिल्ली में बैठ के राजनाथ सिंह बोल सकते हैं कि हम तो पाकिस्तान की खाल खींच लेंगे, और इमरान खान बोल सकता है कि हम तो सबक सिखा देंगे, लेकिन सीमा पर जो लोग होते हैं उनको झेलना पड़ता है। बिल्कुल बायस आपको देखना पड़ता है। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे थे हम लोग अभी, कि जेसिका के मृत्यु में अगर मीडिया ने सक्रिय रोल नहीं निभाया होता तो आजाद घूम रहे होते लोग। आपको अपना पक्ष चुनना पड़ता है। पिछले 20 वर्षों में मैंने कहा जो दो हिंदुस्तान बन गए हैं, दुर्भाग्य से पत्रकारिता का वर्ग चरित्र बदला है, हमारा क्लास कैरेक्टर बदला है। पहले हम निम्न मध्यवर्गीय घरों से आते थे, आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास अपना घर है। तो होता क्या है कि अचानक EMI के घटने की खबर आती है तो हमारे लिए बड़ी खबर हो जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ने की खबर आती है तो हमारे लिए बड़ी खबर हो जाती है। पहले हम किसान घरों के बेटे होते थे, हमें ख्याल रखता था कि हमारे यहाँ कोई मारा न जाए। तो बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हिंदुस्तान है। मीडिया पहले हिस्से का नुमाइंदा है, पत्रकारिता का जो वर्ग चरित्र है बदल चुका है। हम लोग खाते पीते घरों के लोग हैं, ऊंचे पैकेज पे आते हैं। हम बगावत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी किस्तें चुकानी है, बच्चों की फीस देनी है, हमें अपना फ्लैट बचाना है। एक अलग हिंदुस्तान है जो सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए जी रहा है। मैं प्रताप सर और पशुपति सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ना सना, वक्त की कमी होने के कारण हमें सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी ठीक है, तो हम देख रहे हैं सेशन आज का काफी ज्यादा गर्म हो गया है, तो इस सेशन को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं अब चाहूंगा कि मेरा को एंकर तुषार आप लोगों के सामने कुछ मीम्स वगैरह प्रेजेंट करे और आप लोग इसको अपने रिएक्शंस दें। सर मीडिया का काम होता है बेसिकली कि वो सबकी तरफ नॉलेज स्प्रेड करे, अवेयरनेस स्प्रेड करे, और एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी आता है जो मीडिया बहुत अच्छे से निभाती है। तो एंटरटेनमेंट की बात होती है तो सोशल मीडिया सबसे आगे आता है। सोशल मीडिया में कुछ मीम्स बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो मैं हमारी टेक टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी मीम्स को प्रेजेंट करें हमारे पैनलिस्ट के सामने। क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट के मामले में क्या गवर्नमेंट के मामले में नोटिस दिखाई? क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, मैं क्वेश्चन हूं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। बिल्कुल। प्रताप सर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं वो भाई वो पोस्टमैन कह रहा है वो वही है, उसी भूमिका में है बेचारा। सर वही चीज, तो मैं आपसे इसी चीज पे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो वैसे ही बवाल हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो पीछे छूट रहा है? नहीं, ये पीछे छूटने जैसी कोई बात नहीं है। वो आपको चूंकि दिखाई नहीं पड़ता, टेलीविजन में चूंकि आपके कमरे में ड्राइंग रूम में चलता है, चीजें साफ साफ दिखती हैं। अखबार बाहर आके कई बार 10 बजे सुबह तक पड़ा रहता है, आप उसे उठा के घर के भीतर भी नहीं लाते हैं। घर का कोई एक व्यक्ति लाता है भीतर तो उसे घर में कोई एक आदमी खोलता है, कोई नहीं खोलता है। कोई एक आदमी, कई बार उस अखबार की सार्थकता रात में 10 बजे होती है, जो उसको पढ़ने वाला है वो आके 10 बजे अकेले पढ़ता है, थक हार के आता है तो वो अपना अखबार उठा के पढ़ता है। तो ये थोड़ा स्लो मीडियम है, थोड़ा ठहरा हुआ है। जैसे रात में 11 बजे 12 बजे जब हमारी डेडलाइन होती है उसके बाद कुछ भी हो जाए, हमारे हाथ से अखबार निकल गया, हम नहीं छाप सकते। टेलीविजन की मजबूरियां हैं और टेलीविजन के पास अवसर है कि रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो टेलीविजन तेज दौड़ता हुआ माध्यम है। आप उसको कहें कि वो 2020 है, वो वनडे है, इस तरह से आपको दिखता है। हम थोड़े टेस्ट मैच टाइप के लोग हैं। प्रताप जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। मतलब आजकल जो है टीवी अखबारों से पीछे चलता है। अखबार में सुबह खबर छपती है, तब हम लोग अपने रिपोर्टर को दौड़ाते हैं कि देखो ऐसा हो गया, जाओ जल्दी। तो हाँ जाओ, लेकिन आप लोगों को तक लेने जाते हो, लेकिन खबरों में अखबारों के चलते ही चलते हैं। उन खबरों में टीवी ऐसी चीज निकाल देता है दिन में कि हमको लगता है अरे भैया ये तो बात ही नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजें जो आप तथ्य की बात कर रहे हैं, मैं भी ये मानता हूँ, खास तौर पे अपने एज ए पत्रकार के तौर पे 30-32 साल 31 साल की मेरी नौकरी हो गई काम करते करते, तो 31 ईयर के तजुर्बे में कि कोई भी चीज खबर, मैं अगर डेस्क पे जूनियर लेवल पे रहा या 20 वर्षों से मैं संपादक हूँ, तो कोई भी चीज अगर तथ्य उसके प्रमाणित नहीं है
तो हम वो खबर नहीं जाने देते हैं। वो तथ्य वैलिड तथ्य हो, जो हमें बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया कि 5 Ws क्या हैं, तो उसका जवाब नहीं मिलता तो वो खबर हम नहीं जाने देते हैं। कई बार कई सारी खबरें छूटी हुई मिलती हैं। तो सवाल ये है, बहुत सारे आप व्यक्तिगत कोशिशें करते हैं, उन व्यक्तिगत कोशिशों का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्री में होता है कि आसपास के परिवेश में कुछ चीजें बेहतर सी होती हुई दिखती हैं। तो अखबार और टीवी की तुलना में अखबार थोड़ा स्लो किस्म का माध्यम है, चलता है, और प्रामाणिक चीजें अपने देने की हम कोशिश करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अपने हमें ये लगता है कि न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा फैक्टफुल है, तभी आज भी यूपीएससी के बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा रिकमेंड किया जाता है इंस्टेड ऑफ वाचिंग न्यूज चैनल्स। ठीक है, बात ठीक है एकदम। ओके, तो सना अपना क्वेश्चन पूछना चाहती है पशुपति सर से। सना, यू कैन आस्क। सर अभी शोभना मैम बोल के गई थी, आई थिंक इनफैक्ट सबके लिए है क्वेश्चन, एंड बीइंग फ्रॉम अ मीडिया स्टूडेंट एंड अ यूथ सेइंग इज दैट कि सत्ता बहुत बड़ा वर्ड है सर, ठीक है, और अभी मैम बोल के गई कि गवर्नमेंट या मीडिया सत्ता से चलती है, एंड वी एज अ यूथ, आई मीन स्टेइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस लाइन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसे तो मतलब आगे तो फिर हिटलर राज आ जाएगा, डेमोक्रेसी तो हुई कहाँ, इस नाम, ये चीज का नाम डेमोक्रेसी थोड़ा है, तो फिर यूथ की, ऑडियंस की आवाज सुनी कहाँ जा रही है अगर सत्ता की वजह से ही सब चीजें चल रही हैं? तो पशुपति सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक प्रेशर बिल्डअप रहता है, लेकिन आप उस प्रेशर के बीच भी कैसे अपनी बात रख पाते हैं, इसको हम लोगों को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी खबरें, जितने चैनल उठा रहे हैं, सारी एक एक खबर सत्ता के, सरकार की ओर से कही जा रही है, एक एक लाइन तय की जा रही है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा हो भी नहीं रहा है। न्यूज रूम में आपको 90-95% चीजें न्यूज रूम में ही तय होती हैं, और न्यूज रूम से में जो लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं वही लोग तय करते हैं। अब ये है कि आपने मीडिया में लीडरशिप कैसी क्रिएट की हुई है और आप उसमें कैसे अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। तो आप कई चैनलों पे आप देखेंगे कि चीजों को, अगर आप 70% रिया सुशांत भी चला रहे हैं तो उसके बीच भी आप खबरों के बुलेटिन आप देखेंगे। मैं अपने जी हिंदुस्तान के लिए भी नहीं कहूंगा, आप कभी चैनल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सरकार की ओर से तय की गई हैं, या एक वन लाइनर कह देना बड़ा आसान होता है कि ब्रॉडर लाइन, लेकिन हम जो मीडिया कर्मी हैं या जो पत्रकार हैं वो उसमें अपना स्पेस तलाश रहे हैं या नहीं, या गुनहगार अगर हैं तो वो उस मीडिया के कटघरे में हम लोग भी हैं। मतलब हम भी सरेंडर करने की जो टेंडेंसी डेवलप हो रही है न्यूज रूम में, उसमें हम सब उसके मतलब गुनहगार हैं या उसके पार्टी बनते जा रहे हैं। ओके तुषार। थैंक यू सर। यस विकास। हाँ, सो आप एक और मीम दिखाना चाह रहे थे? जी श्योर। टेक टीम प्लीज। They said yesterday, they said we are putting out a prediction. Vikas Dubey and his entire gang will be eliminated in encounters. The nexus will not be revealed. And this is going to happen. Now my question is, they put out encounter predictions. These sellouts. Where is the encounter? Where is the encounter today? Tell me. Shame on these people. They call themselves media. 24 hours later. देखिए, आज यहाँ आ रहा था, गाड़ी पलट गई है, जिसमें गाड़ी पलटने के बाद उसने हमारे जो विवेचक हैं पचौड़ी, उनकी पिस्टल छीन करके पुलिस पर जो है फायर करने का प्रयास किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को जो है जिसमें घायल हुआ और अस्पताल में ले जा करके वहाँ उसकी डेथ डिक्लेयर हुई है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को ये वाला मीम कैसा लगा? देखिए, मीम अच्छा है आपका। असल में किसी भी समाज में हंसने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, हंसी बिल्कुल सही है। और राजनीति में भी मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ चर्चिल के जमाने का, हालांकि कई लोग उसको स्टालिन से भी जोड़ देते हैं,
चर्चिल को किसी ने कहा कि चर्चिल तो झूठा है, वह मूर्ख है, चर्चिल इज अ फूल, तो कहते हैं उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आपने सिर्फ इसलिए कैसे गिरफ्तार कर लिया कि उसने चर्चिल को मूर्ख कहा। तो चर्चिल खड़ा हुआ, उसने जवाब दिया कि असल में उसको मूर्ख कहने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है, वार टाइम में एक ऑफिशियल सीक्रेट उजागर करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो उसने मान लिया कि वो मूर्ख है, वार टाइम में एक ऑफिशियल सीक्रेट उजागर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जो राजनीति को लेकर चलते रहते हैं, पत्रकारिता को लेकर चलते रहते हैं, और एक लोकतांत्रिक स्पेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे पे ताना कस सकें और उसके जरिए कई चीजों को आप समझ सकते हैं। मुझे याद है कि 1980 के आसपास बिहार में जगन्नाथ मिश्र लेकर आए थे, तो राजीव गांधी ला रहे थे काला प्रेस बिल, प्रेस को रोकने का बिल, और उस समय राजेंद्र धोड़पकर थे जनसत्ता में, उन्होंने एक कार्टून बनाया था। उस कार्टून में वकील जो है, संपादक वकील से पूछ रहा है कि मान लीजिए वकील साहब, अगर मैं कहता हूं कि सरकार चोर है तो मुझ पे कौन मुकदमा करेगा, चोर या सरकार? तो ये जो कार्टून है, इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के मीम हमारे समाज को, हमारी आलोचना की पद्धति को गतिशील बनाते हैं। दुर्भाग्य से इनको सुनने समझने वाले लोग आज के दौर में नहीं हैं। बिल्कुल सही सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फाइनली आज का बहुत बड़ा सेशन, सच्ची बोलूं तो हमारा अभी तक का सबसे बड़ा सेशन, इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ, और इस सेशन को आज हर बच्चे ने, उसके माँ बाप नहीं बन उसके माँ बाप के माँ बाप ने देखा है, एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के व्यूज जान के ऑन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो हर किसी यूथ, हर किसी सिटीजन के माइंड में है। एंड में मैं बस आप लोगों से कलेक्टिव एक व्यूज जानना चाहता हूँ, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि हम लोग आखिर करें क्या कि जिससे हम लोग इस समाज को एक ब्राइटर डायरेक्शन की तरफ ले जा सके, समाज को एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की ओर ले जा सके, एक अच्छे पाथ पे हम लोग जा सके। आप लोग अपना एक ओपिनियन शेयर करिए, एक कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव देना बड़ा मुश्किल है, मैं अपनी बात रखता हूं। मैं मानता हूं कि शायद हमारे साथी सहमत होंगे। आप लोग ऐसे डिस्कशन लगातार कीजिए, और सिर्फ यही नहीं, उसको बिल्कुल सार्वजनिक मंचों पे कीजिए। जब तक बहस नहीं होगी, जब तक तीखे सवाल नहीं आएंगे, जब तक सत्ता बिल्कुल आपके निशाने पे नहीं होगी, जब तक मीडिया बिल्कुल कटघरे में खड़ा नहीं होगा, जब तक ये ताकतवर लोगों का जमावड़ा टूटेगा नहीं, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और आप जैसे नौजवान इसको बदल सकते हैं, और उसका तरीका यही है डिस्कशन का। थैंक्स अ लॉट सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा, और वो शब्द बहुत अर्थों में बहुत दूर तक खुलता है, सजग रहें। तो सजग रहना ही बहुत कुछ बदल सकता है। और मैं आप सबको एक और भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने बातें की हैं पिछले 4-5 महीनों में, लेकिन आपका द मोस्ट मैनेज्ड और बहुत ही इनोवेटिव तरीका, और बहुत ही मतलब ये इवेंट, हाँ इवेंट अभी तो आज जो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के पहले की जो प्रिपरेशन है, जो आपकी टीम है, तो ये सब मतलब बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए आपसे। बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को इस सत्र के लिए धन्यवाद देता हूं। और आपने शुरू में एक लाइन कही थी, पुलिस से ज्यादा मीडिया से डर लगता है। और मैं आज कह रहा हूं कि पुलिस से ज्यादा मीडिया का डर है, और मीडिया से ज्यादा डर आप जैसे सजग लोगों से है। और हम आप लोगों से डरते हैं, तो ये भय आप बनाए रखिए, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। थैंक यू सो मच सर। विवेक सर। विवेक सर जी, सभी लोगों ने आपसे कहा कि क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं ये कहूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो व्हाट्सएप पे जो भी आता है उसको आगे फॉरवर्ड करना बंद करिए, अनटिल अनलेस कि आप उसको फैक्ट चेक साइट से कहीं चेक न कर लें। बिल्कुल। किसी भी मुद्दे पर किसी एक चैनल या किसी एक अखबार या किसी डिजिटल एक प्लेटफॉर्म को पढ़कर देखकर राय बनाना बंद करिए। सबकी जो बागडोर है वो पूंजीवादियों के हाथ में है। जो आपको दिखता भी है ना क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको भी एक विचारधारा के लोग फंड करते हैं और रन करते हैं।
तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी एक मीडिया पे अगर आप ट्रस्ट करके और अपनी राय बनाते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, तो वो खतरनाक राय होगी। और तीसरी बात, जो आप सवाल पूछते हैं मीडिया से या किसी से भी, थोड़ा सवाल अपने से भी पूछिए कि क्या किसान की खबरें आपने खोज कर पढ़ने की कोशिश की? क्या कितने लोग आप में से अखबार पढ़ते हैं? यंग जनरेशन अखबार पढ़ती है। अखबार आज भी वो खबरें छापता है जो किसानों की, मजदूरों की आप जो बात करते हैं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता। टीवी को फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों से। अखबार ही छापता है कि एनसीआरबी की पिछले साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 44,000 से ज्यादा जो लेबरर्स हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली, और वो तब जब जीडीपी -23 में नहीं थी। तो आप अपने रिसोर्सेज जो इंफॉर्मेशन के हैं उनको आप पुख्ता करें। खुद से भी सवाल पूछें कि जो सवाल आप दूसरे से पूछ रहे हैं वो सवाल आते कहाँ हैं। और बेशक मुझे लगता है कि जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आज नहीं पर 10 साल बाद संभवतः ये सारे सवाल गायब होने लगेंगे और कुछ और तलाशने पड़ेंगे सवाल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब हम एक वीडियो, हाँ, सेशन एंड करने से पहले हम एक वीडियो चलवाना चाहते हैं जो एक ब्रीफ आपको बताएगा कि माई स्टोरी एग्जैक्टली है क्या और माई स्टोरी ने क्या क्या चीजें करी है सोसाइटी के लिए। तो टेक टीम प्लीज प्ले द वीडियो। सपोर्ट सर, सो प्लीज आप एक बार देखिएगा। हाय गाइस, माय सेल्फ सना श्रीवास्तव, और हर किसी की एक स्टोरी होती है और मेरी स्टोरी ये है। दिस इज माय स्टोरी। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर मौसम का है मेहमान, वो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान। ग्रुप कर रहा है, गरीबों की मदद खाने के साथ महिलाओं को सैनिटरी पैड्स भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली में एक एनजीओ से जुड़ी छात्राओं ने बुजुर्ग और कामकाजी गरीब महिलाओं के परिवारों को 1 महीने का राशन बांटा। Hello everyone, we welcome you again to a live session named आवाज। यार हम हर हफ्ते कोई ना कोई लाइव सेशन लेकर आते हैं अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। दलित के लिए तो 2 रुपए थी और हमारे लिए 12 रुपए थी। हमारे घर में 12 रुपए to have colored hair, and it used to happen that I would be stopped by police to get my passport checked, question me a lot, and this never happened with any of my friends. ऐसा इतना अच्छा एक्ट किया है और शायद घर में जाके उनको आपस में यू नो दे टॉक एंड दे फील वेरी प्रिविलेज। आज हम किसी को कोई कमेंट पास करके आए हैं, बट दे शुड नो व्हाट दे आर डूइंग इज रियली रियली इनटॉलरेबल एट ऑल हैरान तू मौसम का है मेहमान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी and thanks a lot for being a part of this session today। and अगर हम लोग दिल से सॉरी कहना चाहेंगे अगर हमारी किसी भी बात का आपको बुरा लगा। आशा है कि आप देंगे यूथ समझ के, अपना बच्चा समझ के। ओके, बड़ा होता। शुक्रिया, थैंक यू thanks a lot for becoming a part of this session and guys, thank you so much sir, thank you so much, थैंक यू। ओके, सो हियर वी साइन ऑफ। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारे सेशंस मिल जाएंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग आवाज। और अगले हफ्ते हम फिर से नया सेशन लेकर आएंगे, तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग एंड सोसाइटी के लिए जो कर सकते हो यार करते रहो। थैंक यू सो मच।